हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीए श्रुति सिंगल और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या सीए फाइनल का आईडीटी पेपर बहुत ही मुश्किल आता है और क्या रिक्वायरमेंट रहती है सीए फाइनल के आईडीटी पेपर को क्लियर करने के लिए या उसमें एग्जाम्पशन लाने के लिए। हमने कुछ इजी क्वेश्चंस लिए हैं जो कि नवंबर 2020 में पूछे गए थे और हमने सजेस्टेड आंसर्स के थ्रू ये डिटरमाइन करने की कोशिश की है कि क्या सीए फाइनल का आईडीटी पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है। हम स्टार्ट करते हैं। हम उठाया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की रिक्वायरमेंट थी कि हमारे को कंप्यूट करना था जीएसटी और उसके लिए हमारे को कुछ सप्लाई बताई गई थी। उसमें देखना था कि क्या लगेगा, C+S लगेगा या आईजीएसटी लगेगा या उस सप्लाई पे जीएसटी लगेगा ही नहीं, और हमारे को क्या क्या इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता है। हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ही क्या था कि कंप्यूटर अगर हमने सप्लाई करें विदाउट कंसिडरेशन तो क्या ये सप्लाई होगी। हमने पढ़ा है सेक्शन। अब हम एक बारी लॉ देख लेते हैं। लॉ में क्या लिखा है। लॉ में लिखा है कि अगर हम सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में लिखा है कि अगर हम विदाउट कंसिडरेशन कोई भी सामान बेचते हैं तो वो सप्लाई ही नहीं होता, और सप्लाई नहीं होता तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन एक एक्सेप्शन दी है कि अगर वो शेड्यूल 1 में हो तो उस पे उसको हम सप्लाई मानेंगे और उसमें जीएसटी लगाएंगे। शेड्यूल 1 में रिलेटेड पार्टी की जो ट्रांजैक्शन होती है उसको सप्लाई मानते हैं, और रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में फैमिली इंक्लूडेड है। फैमिली की डेफिनेशन दी गई है, बहुत सिंपल सी है कि फैमिली इज योर स्पाउस एंड योर children of the person, not your, and parent, grandparent, brothers and sisters of the person when they are wholly or mainly dependent। तो डिपेंडेंसी का क्लॉज तो हमारे को सेकंड के लिए देखना है, और स्पाउस और चिल्ड्रन अगर डिपेंडेंट हो या नहीं हो वो फैमिली रहेंगे। क्वेश्चन में दिया गया कि क्या ब्रदर इन लॉ को अगर हमने विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई करी है तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा। हमने अभी देखा कि अगर किसी फैमिली को दो, फैमिली में ब्रदर इन लॉ इंक्लूडेड ही नहीं था, ब्रदर था और वो भी अगर डिपेंडेंट हो, ब्रदर इन लॉ की तो बात ही नहीं की थी, सिस्टर थी लेकिन अगर डिपेंडेंट। तो यहाँ पे हमारे को सिंपली ये स्टेट करना था कि इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। इसके हमारे को मिल जाते आई एम प्रेज्यूमिंग 1 नंबर। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन था बिल्ड टू शिप टू मॉडल पर। बिल्ड टू शिप टू मॉडल अगर हम समझने की कोशिश करें तो बिल्ड टू शिप टू मॉडल तो बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, जिसमें कि सपोज जो सप्लायर है वो राजस्थान में है और वो बिल करता है, उसको सप्लाई करना है किसी रेसिपिएंट को जो कि बेस्ड है मुंबई, महाराष्ट्र। बट मुंबई वाले जो रिसीवर है इसको ये प्रोडक्ट फर्दर सप्लाई करना है मिस्टर सी को जो कि बेस्ड है राजस्थान में। तो रेसिपिएंट क्या कहता है सप्लायर को कि आप बिल तो कर दीजिए मुझे और आप शिप कर दीजिए डायरेक्टली मिस्टर सी को जो कि राजस्थान बेस्ड है। तो क्योंकि जो बिल है वो मुंबई में के रिसीवर पे बना है, इसलिए इस केस में आईजीएसटी लगता है। और ये हमारा सेक्शन 10 क्लॉज सबसेक्शन 1 क्लॉज बी है, इसको उन्होंने टेस्ट किया। तो आपको कुछ भी नहीं करना था, 6 लाख के ऊपर आईजीएसटी लगा के स्टूडेंट को 1,08,000 पे आईजीएसटी आउटवर्ड सप्लाई में डिक्लेयर करनी थी। ये मेरे हिसाब से तो अगर लॉ पता है तो ये सवाल कोई भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, स्टॉक काउंटिंग सर्विस टू YM Impex, हाँ, ऑफ गुजरात।
ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल सा था। इस क्वेश्चन में बाकी जो सेक्शन 12 के बाकी सब सेक्शन है उसमें तो ये सर्विस आ नहीं रही थी, स्टॉक काउंटिंग सर्विस। ये स्टॉक काउंटिंग सर्विसेज में जो सप्लाई थी उसको बनाया गया था रजिस्टर्ड पर्सन को। तो इसके लिए लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, बट जो रेसिपिएंट था वो था बेस्ड दूसरी स्टेट में। रेसिपिएंट का हेड ऑफिस एचओ कहने को था दूसरी स्टेट में, हम एग्जांपल ले लेते हैं दिल्ली, और उसका गोडाउन जहाँ पे स्टॉक काउंटिंग सर्विसेज बनानी थी वो था सपोज मुंबई में, और जो सप्लायर है, जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वो भी थी मुंबई में। तो इंस्टीट्यूट ने अपने सजेस्टेड में ये अज्यूम किया है कि ये जो गोडाउन है ये सप्लायर का फिक्स एस्टैब्लिशमेंट है, और इसकी वजह से ये सप्लायर का लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट माना ये रेसिपिएंट का लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट माना जाएगा, और हम C+S डिस्चार्ज करेंगे। अगर स्टूडेंट ये अज्यूम करता कि ये जो गोडाउन है ये फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, इस पे रेसिपिएंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं ली, तो क्या इस पे आई लगता? यस। अगर स्टूडेंट ये अजम्पशन लेता तो भी इंस्टीट्यूट उस अजम्पशन पे मार्क्स देती थी, ओनली इफ स्टूडेंट हैड रिटन दैट अजम्पशन कि भाई मैं अज्यूम करता हूँ कि ये फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और ये फिक्स एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन को कंप्लाई नहीं कर पा रहा। तो ये तीनों बहुत ही, अगर आपको लॉ पता है, आपको लॉ की अंडरस्टैंडिंग है और आपको लॉ अच्छे से याद है, तो ये तीनों क्वेश्चंस को आंसर करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं था। नेक्स्ट, आउटवर्ड लायबिलिटी ऑन सप्लाई ऑफ रिकवरी एजेंट सर्विस। अगर आपने रिकवरी एजेंट सर्विस दी है किसी एनबीएफसी को तो आरसीएम में फॉल करती है, सप्लायर को इसके ऊपर टैक्स नहीं पे करना होता, यही पूछा गया, सिंपल। नेक्स्ट, एडवांस रिसीव, क्या एडवांस रिसीव के ऊपर टैक्स पेएबल है? एडवांस रिसीव ऑन सर्विस के ऊपर टैक्स पेएबल है, और एडवांस रिसीव ऑन गुड्स के ऊपर टैक्स पेएबल नहीं है। यही सवाल यहाँ पे पूछा गया, आपको एडवांस रिसीव फॉर सर्विसेज लिख के उस पर टैक्स को लगाना था, नथिंग डिफिकल्ट। नेक्स्ट, आपने अगर किसी पर्सन ने जीटीए से सर्विसेज लिए और जो जीटीए वो अलग स्टेट में और जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है वो अलग स्टेट में, तो क्या उस पे लगता है? उस पे आपको आरसीएम पे करना होता है, आईजीएसटी आरसीएम। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था, नथिंग डिफिकल्ट। नेक्स्ट थी इनपुट टैक्स क्रेडिट की कंप्यूटेशन। इसमें था कि अगर इंपोर्ट ऑफ कंप्यूटर एक्सेसरी है तो क्या उस पे क्रेडिट मिलेगा, आईटीसी मिलेगा? ऑफ कोर्स, इंपोर्ट पे जो आईजीएसटी लगता है उसका क्रेडिट मिलता है। फिर जीटीए सर्विसेज अवेल, जो आपने आरसीएम पे टैक्स पे किया है उसका सेम मंथ में क्रेडिट मिल जाता है, तो उसका भी 5000 रुपीज। नेक्स्ट, जो नया इंसर्ट हुआ है रूल 36 सब रूल 4, जिसमें कहा गया है कि आप 110% ऑफ what invoices are appearing in GSTR2A आप उतना ही कंज्यूम और आप उतना ही क्रेडिट ले सकते हो। तो इसमें जो इनवॉइसेस अपीयरिंग इन 2A थे वो थे 95,000, आप उसका 10% ऊपर 9500 तक एक्स्ट्रा क्रेडिट ले सकते थे, बट आपका जो टोटल इनवॉइस था एग्जाम में, टोटल इनवॉइस ही 1 लाख रुपीज का था, तो आप 1 लाख
से तो ज्यादा ले ही नहीं सकते थे ना, तो टोटल आपका 1 लाख का क्रेडिट आपको लेना था। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिर्फ ये लॉ बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, लॉ बेस्ड सिंपल एप्लीकेशन के 9 मार्क्स मिल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 था 4 मार्क्स था और ये डील कर रहा था आरसीएम के ऊपर। पहले हम एक बार लॉ जल्दी से देख लेते हैं। आरसीएम का लॉ क्या है। इन्होंने सिर्फ 3 सर्विसेज को लिया, एक डीएसए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की, एक सिक्योरिटी सर्विस और एक रेंटिंग ऑफ मूवेबल मोटर व्हीकल की। सर्विस सप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल DSA who should not be other than body corporate, partnership और LLP। और जब DSA individual DSA other than body corporate, partnership, LLP प्रोवाइड करता है सर्विसेज बैंक और NBFC को, तो उसके ऊपर RCM है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी सर्विस जब प्रोवाइड होती है by a person other than body corporate to a registered person, RCM में। नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ मूवेबल मोटर व्हीकल, where cost of fuel is included in the consideration charge and it is provided to a body corporate। दो चीजें हैं, cost of fuel is included प्लस बॉडी कॉर्पोरेट को दी गई है, प्लस एक कंडीशन सप्लायर और सर्विसेज में भी है कि प्लस सप्लायर इज एंड ही डज नॉट इश्यू एन इनवॉइस ऑफ CGST रेट ऑफ 6%। मतलब जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, जो रेंटिंग ऑफ मूवेबल मोटर व्हीकल प्रोवाइड कर रहा है, वो बिल पे, इनवॉइस पे GST एट द रेट ऑफ 12% नहीं लगाएगा, 6+6 नहीं लगाएगा। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो RCM में सर्विसेज फॉल करती है और बॉडी कॉर्पोरेट जो रिसीव कर रही है उसको उस पे RCM पे करना पड़ता है। पहला क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने क्या पूछा, DSA सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड कर रही है तो RCM नहीं लगता, उस पे फॉरवर्ड चार्ज लगता है FCM। तो इसलिए आपको ये वैल्यू लिख के इस पे C+S लगाना था। नेक्स्ट, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ABC लिमिटेड, रजिस्टर्ड फर्म। रजिस्टर्ड फर्म पे RCM लगता है। सिक्योरिटी, हमारे को बस ये याद रखना था, सिक्योरिटी सर्विसेज बाय अदर देन सप्लायर ऑफ सर्विसेज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। इसमें हमने ऊपर क्वेश्चन में चेक किया कि यस, सप्लायर ऑफ सर्विसेज जो थी वो पार्टनरशिप फर्म थी, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, उसने प्रोवाइड किया रजिस्टर्ड को, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, RCM में फॉल करेगा। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ ट्रस्ट अनरजिस्टर्ड पर्सन, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, अनरजिस्टर्ड हो गया। फिर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू अमेज स्टोर्स, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, वेयर वैल्यू इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ फ्यूल, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, RCM। लास्ट, मोटर व्हीकल, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू प्रीति एंड कंपनी, CA फर्म। CA फर्म का मतलब हो गया ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इस पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, लेकिन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा 2.5%। आपको मालूम है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे 2 रेट एप्लीकेबल है, एक 5% और एक 12%। अगर कोई रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल प्रोवाइड करता है सर्विसेज तो और वो 12% के स्लैब में फॉल अपने आप को रजिस्टर कराता है तो उस पर RCM एप्लीकेबल होता ही नहीं है। लेकिन अगर वो अपने आप को 12% में रजिस्टर नहीं कराता और वो ट्रांजैक्शन, सपोज जैसे इस केस में वो CA फर्म को रहे, वो किसी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को देता है, तो
इन दैट सिनेरियो उसको 5% पे जीएसटी डिस्चार्ज करना होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था, लॉ बेस्ड सिंपल एप्लीकेशन क्वेश्चन था जिसके लिए आपको मिलते पूरे 4 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 था वैल्यू ऑफ सप्लाई पर। वैल्यू ऑफ सप्लाई आप और उसमें भी मार्जिन मेथड आपका डिस्कस किया गया। रूल 32 की 2 सर्विसेज को उठाया गया, एक मनी चेंजिंग और एक ट्रैवल एजेंट। मनी चेंजिंग में आपको मालूम है अगर दोनों करेंसी इंडियन रुपीस में नहीं होती तो हम दोनों करेंसी को इंडियन रुपीस में आरबीआई रेफरेंस रेट पे कन्वर्ट करते हैं, उसका 1% उसका लोअर निकालते हैं और फिर उसका 1% हमारे वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है। और ट्रैवल एजेंट की जो सर्विस होती है उसमें अगर जो सर्विस बुकिंग हो रही है, एयर टिकट बुक हो रही है, वो अगर डोमेस्टिक बुकिंग है तो 5% ऑफ बेसिक फेयर और अगर इंटरनेशनल बुकिंग है तो 10% ऑफ बेसिक फेयर। यही क्वेश्चन था। वैल्यू ऑफ सप्लाई का रेफरेंस रेट, दोनों जो करेंसीज थी वो इंडियन रुपीस में नहीं थी तो दोनों को पहले कन्वर्ट करना था इंडियन रुपीस में, उसका लोअर निकालना था और लोअर के बाद आपको उसका 1% या आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाता। सेकेंड, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू फॉर एयर ट्रैवल एजेंट। इसमें सिर्फ क्वेश्चन में ये एक पॉइंट था कि आपको ये मालूम होना चाहिए जो 5% है या जो 10% है वो बेसिक फेयर का था, और बेसिक फेयर भी इन्होंने डायरेक्ट लिख के नहीं दिया, बेसिक फेयर इज 4,90,000, बस ये लिख दिया बेसिक फेयर इज 70% ऑफ 7 लाख रुपीज। तो आपको पहले बेसिक फेयर निकालना था, फिर उसका 5% डोमेस्टिक के केस में और बेसिक फेयर निकाल के 10% इंटरनेशनल के केस में और आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाती। ये इजी क्वेश्चन था आपका कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी पे। 2-3 पॉइंट अगर आपको पता होते कि किस रेट पे आपका जो वैल्यू ऑफ मशीन है वो इंडियन रुपीस में किस रेट पे कन्वर्ट होगा और कौन सी एजेंसी वो रेट प्रोवाइड करती है। सीबीआईसी रेट प्रोवाइड करती है और जिस दिन प्रेजेंटेशन हुई है बिल ऑफ एंट्री की उस दिन का रेट लगेगा। नेक्स्ट, आपका ये आपको पता होना चाहिए कि कैनलाइजिंग एजेंट को जो पेमेंट दी गई है ये बाइंग कमीशन नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे ऐड होएगा। नेक्स्ट, एयर फ्रेट जो दिया गया है दैट शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ द एफओबी वैल्यू, और इस केस में एक्सीड कर भी नहीं रही थी। इंश्योरेंस की अगर वैल्यू गिवन है तो वही लिखी जाएगी, अगर गिवन नहीं है तो 1.125% वैल्यू लिखेगी। बीसीडी का रेट किस दिन का लिया जाएगा, जिस दिन या तो बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट हुआ या एयरक्राफ्ट अराइव हुआ, विच एवर इज लेटर। फिर सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाना था, आईजीएसटी लगाना था और आपकी टोटल कस्टम ड्यूटी वैल्यू आपके लिए सामने आ जाती। इजी एप्लीकेशन ऑफ लॉ, 4 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था टाइम ऑफ सप्लाई प्ले, और टाइम ऑफ सप्लाई के साथ उन्होंने टाइम ऑफ सप्लाई की भी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के ऊपर क्वेश्चन था, प्लस उन्होंने चेंज इन रेट को भी साथ में मिला लिया। तो आपको मालूम है चेंज इन रेट में क्या होता है, पहले एक बार देख लेते हैं चेंज इन रेट में क्या होता है। चेंज इन रेट में ये होता है कि अगर आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज मतलब कोई से भी 2 इवेंट बिफोर चेंज इन रेट है तो आपको उन दोनों में से लेना होता है कि कौन से पे आप whichever is earlier अगर रिसिप्ट और पेमेंट है, और अगर पेमेंट और इनवॉइस में एक ही उस दोनों में से है तो आपको वही उठा के लगाना होता है। आपका सिंपल क्वेश्चन था चेंज इन रेट का। चेंज इन रेट में उन्होंने जो सर्विस सप्लाई करी थी, सपोज इस डेट चेंज इन
रेट तो उन्होंने एडवांस चेंज से पहले ले लिया था, पेमेंट पहले ले ली थी, और इनवॉइस और सर्विसेज बाद में रेंडर करी चेंज के, तो ऑब्वियसली 2 इवेंट चेंज इन रेट के बाद हुए, तो हमारे को इन दोनों में से एक डेट लेनी थी, और सर्विस को हम हमेशा हाइड कर ही देते हैं चेंज इन रेट लगाने के लिए। तो हमारे को इनवॉइस डेट पे जो रेट था वो रेट को हमारे को जीएसटी को सप्लाई करना था। साथ में हमारे क्योंकि एडवांस मिला था, तो हमारे को ये भी एग्जामिनर एक्सपेक्ट करा था कि हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के प्रोविजन उसको बता दें, जिसमें कि अगर इनवॉइस सही टाइम पे इशू होता है तो क्या इशू होता है, और सही टाइम पे इशू होता है तो क्या प्रोविजन रहता है, और इशू होता है और बिना सही टाइम पे इशू होता है, मतलब सही टाइम पे इशू नहीं होता तो क्या रेट लगे, क्या उसमें टाइम ऑफ सप्लाई होता है। ये प्रोविजन बताने के बाद आप कंप्यूट करना था कि क्या जो कस्टमर है उसको रिफंड मिलेगा। द आंसर वाज यस। और इसमें इस क्वेश्चन में स्टूडेंट एक अजम्पशन बना सकता था कि जो एडवांस मिला है वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी मिला है। इंस्टीट्यूट ने अपने सजेस्टेड में अजम्पशन बनाई है कि जो एडवांस मिला है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। अगर स्टूडेंट ये अजम्पशन बनाता कि वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, तो वहाँ पे ये जीएसटी का अमाउंट डालता और रिफंड अमाउंट में भी जीएसटी का अमाउंट ऐड हो जाता। अगर स्टूडेंट अजम्पशन लिख के आंसर लिखता तो उसको उसके लिए मार्क्स जरूर मिलते, ऑल्दो वो सजेस्टेड से अलग होते। अजम्पशन लिखना जहां पे भी आपको लगता है कि आपका क्लियर नहीं है, तो अगर आप अजम्पशन लिखते हैं तो इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स जरूर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 था 4 मार्क्स का, जिसमें कि आपके टीडीएस प्रोविजंस के ऊपर टेस्ट था, और टीडीएस प्रोविजंस में भी एग्जेम्पशन के ऊपर टेस्ट था। मैं एक बार लॉ देख लेती हूँ। लॉ क्या कहता है कि अगर टीडीएस कब नहीं लगेगा, जब जिन गवर्नमेंट एजेंसीज या जिन भी पीएसयू ये वो सबको अगर वो टीडीएस अप्लाई कर रही है एक दूसरे के ऊपर, तो उनको टीडीएस मतलब वो सर्विसेज ले रही है एक दूसरे से, तो उस पर टीडीएस नहीं लगता। ये क्वेश्चन में पूछा गया। नेक्स्ट उन्होंने जो प्रोवाइजो 2 सेक्शन 51 सबसेक्शन 1 है, जिसमें कि अगर आपका सप्लायर महाराष्ट्र में और प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र में और रेसिपिएंट भी महाराष्ट्र में, तो इसमें तो C+S लगता है और रेसिपिएंट इसका क्रेडिट ले लेता है। लेकिन अगर सप्लायर महाराष्ट्र में, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र में और रेसिपिएंट तमिलनाडु में, तो C+S लगेगा और रेसिपिएंट इस पर क्रेडिट नहीं ले पाएगा, इसलिए इस सर्विस को टीडीएस के दायरे से बाहर रखा गया है। इस पॉइंट को जज किया गया आपसे क्वेश्चन में, और सिंपल आपको कॉन्सिक्वेंस बताने थे कि अगर टीडीएस समय से आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं। इजी क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ लॉ, 4 मार्क्स। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही डीबीके का इजी क्वेश्चन था। डीबीके में क्या होता है कि अगर आप यूज करते हो कोई भी गुड्स को इंपोर्ट करते हो, उसके बाद यूज करते हो, फिर री एक्सपोर्ट करते हो, तो आपको जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो ड्रॉबैक में मिल जाती है। डिपेंड कि आप कितनी दिन के लिए उसको इंडिया में रखे हो और उसको यूज करो। तो नॉट मोर देन 3 months, 3 to 6 months, 6 to 9 months। इस क्वेश्चन में आपको सिंपल क्वेश्चन था कंप्यूटेशन ऑफ टाइम का, कि कितने दिन आप कंप्यूटेशन ऑफ टाइम का, इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत ही बॉर्डरलाइन केस पकड़ा था, मोर देन 6 months और नॉट मोर देन 9 months का। और आपको ये लिखना था कि 75% पे वापस आती है इंपोर्ट ड्यूटी ड्रॉबैक के रूप में, और आपको वो
मशीन की वैल्यू का 75% निकाल के देना था। इसके पूरे 5 मार्क्स, सोचो इतने से आंसर के 5 मार्क्स, कोई डिफिकल्ट नहीं था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, ये था आपका रूल 86 सब रूल ए, जो कि हाल ही में इंसर्ट हुआ है CGST रूल्स में। तो इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन इसलिए डाला कि वो देखना चाहता था बच्चों ने अपडेट्स किए हैं कि नहीं। जिसने भी अपडेट्स किए हैं उसके लिए आंसर लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। कुछ ये रूल ही बहुत इजी सा है। रूल पावर दे रहा है डिपार्टमेंट को कि वो क्रेडिट ब्लॉक कर सकता है किसी का, अगर उसको लगता है कि जो IT से लिया गया है वो उन इनवॉइसेस पे लिया गया है जिनके सप्लायर ही नहीं है, या जो सप्लायर वहां पे बिजनेस ही नहीं करते जहाँ पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिए। बिल तो है लेकिन गुड्स रिसीव नहीं हुए और टैक्स पे नहीं किया गया है गवर्नमेंट को। रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग, जो अवेल कर रहा है वो या तो खुद ही एग्जिस्टेंट नहीं है, या अगर एग्जिस्टिंग है तो जहां से उसने रजिस्ट्रेशन लिया है वहां से वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, या उसके पास वैलिड टैक्स इनवॉइस नहीं है। ये तो कंडीशंस भी, सर्कमस्टेंसेस भी बहुत इजी थे। अगर आपने ये पढ़ा ही होता और याद कर लिया होता तो इसमें आपको 5 मार्क्स स्कोर करने बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी, ये था SEIS स्कीम के लिए। SEIS स्कीम में आपको कंडीशन बतानी थी कि लोकेटेड सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन इंडिया होना चाहिए, नोटिफाइड सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, IC एक्टिव होना चाहिए, और मिनिमम फॉरेन एक्सचेंज जो अर्न कर रहे हो वो 10,000 इन केस ऑफ इंडिविजुअल, 10,000 USD इन केस ऑफ इंडिविजुअल, और 15,000 USD इन केस ऑफ अदर देन इंडिविजुअल है। उस पे सिंपल एप्लीकेशन था और आपको ये इजी से 5 मार्क्स मिल जाते हैं। अगर हमने ये सारे क्वेश्चंस जो इजी थे वो हमने पूरे सही से अटेम्प्ट कर लिए होते, पूरा सही लिखाए होते, तो हमारे को 45 मार्क्स मिल जाते। अगर हमने सही से याद नहीं किया, हमने कच्चा पक्का याद किया, आधा उधर लिखा, हमारे को 30 मार्क्स के अराउंड मिलते। तो 45 मार्क्स आउट ऑफ 70 मार्क्स का मतलब है कि हमारे को सिर्फ 15 मार्क्स और लाने थे आउट ऑफ द MCQ 30 मार्क्स टू स्कोर एन एग्जामिनेशन इन दिस पेपर। आप बताइए 45 मार्क्स लाने के बहुत मुश्किल थे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको क्या इंस्टीट्यूट देख रहा था कि क्या आपकी लॉ की अंडरस्टैंडिंग सही है और क्या आपने उसको सही से मेमोराइज किया, इस बात के इंस्टीट्यूट आपको 45 मार्क्स दे रहा था। तो ये तो कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कि कैसे आपको लॉ को याद रखना है, अंडरस्टैंड करना है, मेमोराइज करना है, जिससे कि आप एग्जाम के दिन उसको रिकॉल कर पाए इफेक्टिवली और आप एग्जाम अच्छे से दे पाए और एग्जामिनेशन स्कोर कर पाए। क्योंकि एग्जामिनेशन स्कोर के लिए इंस्टीट्यूट ज्यादा कुछ नहीं मांगता आपसे, सिर्फ आपकी लॉ की अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी ठीक होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, तो आराम से आप एग्जामिनेशन स्कोर कर लेंगे। So I thank you for watching this video and I request you to please visit our website www.idtinsightIndia.com for free e-notes for CA final students. Thank you for watching. Thank you.